Hello everyone. In this video, we will discuss about working capital management. So let's get started. First of all, what is working capital? So the capital which is required to finance the current asset is called as working capital. It is the capital of a business which is used to carry out day-to-day business operations of a firm. According to the John J. Hopton, working capital may be defined as all the short-term assets used in daily operations. So वर्किंग कैपिटल एक्चुअली होता क्या है? सो वर्किंग कैपिटल, सपोज हमारा एक कंपनी है या फिर एक फार्म है। उस फार्म में हमें डेली बिजनेस को रन करने के लिए जो सारे एक्सपेंसेस हमें बॉन्ड करने पड़ेंगे या फिर जो सभी हमें खर्चे होंगे, उन सभी खर्चों को हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ऑफ कोर्स कंपनी में कुछ फिक्स एसेट्स होंगे जैसे प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इन सभी के अलावा हमें बिजनेस को डेली रन करने के लिए हमें कुछ खर्चों की जरूरत पड़ेगी। उन खर्चों को या फिर उन उस पर्टिकुलर कैपिटल को हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे, राइट। अब वर्किंग कैपिटल में हम जानते हैं बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक है अपना करंट एसेट्स और दूसरा है अपना करंट लायबिलिटीज। सो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, अपना अपना मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है, अकाउंट रिसीवेबल्स आते हैं, नोट्स रिसीवेबल्स आते हैं, इन्वेंट्री आती है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। जबकि हमारे करंट लायबिलिटीज में बैंक इंडेप्टनेस, अकाउंट पेएबल, एक्रूड लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, अनअर्न्ड रेवेन्यूज एंड डिविडेंड पेएबल। बेसिकली ये कुछ एक चीजें आती हैं हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में। इन सभी चीजों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अच्छे से पहले हम जान लेते हैं करंट एसेट्स क्या होते हैं, राइट। सो एन एसेट इज क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल ऑफ द एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब हमारे पास जो एसेट्स है वो एसेट्स का हमें या तो हम सोल्ड कर दे या फिर कंज्यूम कर ले या फिर उसकी वैल्यू हमें रियलाइज हो जाए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, राइट। हमारे कंपनी की जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम अप्रैल 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल में या फिर कंपनी की जो ऑपरेटिंग साइकिल हो, उस ऑपरेटिंग साइकिल में वो एसेट रियलाइज्ड हो जाए या फिर सोल्ड हो जाए या फिर कंज्यूम्ड हो जाए, दैट इज इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी। नंबर टू, द एसेट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, राइट। वो हम ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे या फिर जो बिजनेस पर्टिकुलरली जिस चीज में यूज होता है उस चीज के लिए हम करेंगे। मतलब बिजनेस का वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, राइट। जैसे एक कंपनी है, वो जूते की कंपनी है, जूते बनाती है, तो उस कंपनी में जो प्लांट एंड मशीनरी जो जूते बनाने के लिए जो से जरूरत पड़ रही है, वो प्लांट मशीनरी, तो वो मशीनरी उस कंपनी की करंट एसेट्स नहीं होगी, राइट। वो उसकी फिक्स्ड एसेट्स होगी। जबकि बाकी एसेट जिसको वो नॉर्मल ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा है वो सभी उसके करंट एसेट्स होंगे। नंबर थ्री, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन द 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं कंपनी की एक फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स की होती है। उस मंथ्स में उसकी वैल्यू हमें एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज होगी, राइट। एंड इट इज नॉन रेस्ट्रिक्टेड कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी इसको हम आसानी से उस एक फाइनेंशियल ईयर पीरियड में उसे हम आसानी से कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। So these are the characteristics of current assets. Now let us focus on the current liabilities. So a liability is classified as current when it is expected to be settled in a normal operating cycle of the entity. Which means suppose current liability हमने किसी से लोन लिया, क्रेडिटर्स से हमने उधार पे सामान खरीदा है, राइट। तो उस क्रेडिटर को हम उस 12 मंथ्स के पीरियड में हम सेटल डाउन कर देंगे, यानी उसका पेमेंट हम कर देंगे। तो ये हमारा एक करंट लायबिलिटी माना जाएगा, राइट। द लायबिलिटी इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। जैसा कि हम जानते हैं करंट एसेट्स में वही इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन जनरल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अब जानते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग करंट एसेट्स, एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड आल्सो विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सो इसके बेसिकली टू एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट, मेंटेनिंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल,
which means management of level of individual current assets and current liability. This is the first aspect of the working capital management. And for the second one, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट। हम अपने वर्क हमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको हम फाइनेंस कैसे करेंगे, यानी हम कहाँ से वो मनी लाएंगे जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। Now, to a business, working capital comprises of current assets of a business, and to an accountant and creditors, working capital is understood as the difference between the current assets and the current liabilities, right? And this is also known as net working capital. Okay, इसे हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। Now, what is the importance of working capital management, right? हम क्यों पढ़ रहे हैं working capital management, क्या जरूरत है इसकी? So the main objective of working capital management is to maintain a solid balance between the growth, profitability and the liquidity. यानी growth, profitability कंपनी की and liquidity, इसको manage करने के लिए एक solid balance के लिए हम अपना working capital management के बारे में हम पढ़ते हैं या फिर working capital management हम use करते हैं। The amount of working capital available with the firm should neither too large nor too small for its requirement. A large amount of working capital would mean that the company has idle funds. Now, what is idle funds? And the fund carry a cost, right? सपोज एक कंपनी है, उसके पास बहुत सारे वर्किंग कैपिटल, यानी वो आसानी से अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। तो उसके पास अगर ओवर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल होगा तो उसके लिए उसके फंड्स आइडल हो जाएंगे, राइट? और उसे एक कॉस्ट कैरी करना पड़ेगा। सपोज एक कंपनी को रन करने के लिए 50,000 वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, बस उसके पास 80,000 कैपिटल है। सो क्या ये खराब है या अच्छा है? सो ऑफकोर्स हम कहेंगे कि ये एक ओवर एक्सेसिव है, वर्किंग कैपिटल जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा है उसके पास वर्किंग कैपिटल। सो उसके फंड से क्या कॉस्ट कैरी कर रहे हैं। अगर वो एक्सेसिव कैपिटल को अगर बैंक में या फिर कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जबकि वो अपने अमाउंट को वहां पे जाम कर रहा है, राइट? अपने एक्स्ट्रा एक्सेसिव मनी को होल्ड कर रहा है, जिसके लिए उसे एक एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट पे कर बियर करना पड़ेगा। And the overcapitalization implies that a company has too large funds for its requirements and resulting in a low rate of return, a situation which implies less than a optimal use of the resources. यानी कंपनी ऑप्टिमली यूज नहीं कर रही है अपने रिसोर्सेस को, लेस इफेक्टिव काम कर रही है, राइट? एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल रख रही है, जबकि a part of working capital is counted along with long term investment and thus it becomes an important part of capital budgeting, right? और इसके अगेंस्ट में अगर हमारे पास हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से बहुत कम है, इसके लिए हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सपोज सीजनली कोई एक पर्टिकुलर एक गारमेंट फैक्ट्री है, राइट? तो सीजन्स में हम जानते हैं हमें कपड़ों की ज्यादा खरीदारी होती है। तो उस समय अगर उस कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है बट उस टाइम उसके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो उस टाइम उसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे। एंड इसीलिए यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है कि हमें एक एडिक्वेट बैलेंस बनाना है ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी में, ताकि हम अपने कंपनी या फिर फार्म को अच्छे से रन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। Now, what are the types of working capital, right? There are so many types of working capital. Let us one by one discuss all of them. First is initial working capital. As the name suggests, this capital is required at the time of commencement of business, right? The expenses are promotional expenses, including the incorporation fee, attorney fee, office expenses, and other preliminary expenses, right? सो इनिशियल वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जब सपोज हम एक कंपनी या फिर फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में, यानी कंपनी जब स्टार्ट हो रही है, यानी जब वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर रही है बट कंपनी स्टार्ट हो रही है, उस केसेस में हमें जो सारे एक्सपेंसेस बॉन्ड करने पड़ रहे हैं डे टू डे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उस काम को स्टार्ट करने के लिए, उस टाइम हमें जो एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं उन एक्सपेंसेस को हम इनिशियल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो गए, इनकॉर्पोरेशन फी हो गया, अटॉर्नीज फी हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकते हैं या फिर अदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, राइट?
दूसरी टाइप है वर्किंग कैपिटल की रेगुलर वर्किंग कैपिटल. These funds are required to meet the current working expenses such as purchasing of raw material, payment to the suppliers, payment of wages, salaries, and other sundry expenses. Right? So regularly, suppose हम एक हमारे कंपनी में एक वर्कर है जो 30 डेज हमारे यहाँ पे काम करता है, बट हम उसे वेजेस पे कर रहे हैं, राइट? तो वो सारी, या फिर पर्टिकुलरली हमें डेली इतनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदनी पड़ रही है, पर्टिकुलरली कुछ लोगों को हमें इतनी सैलरी डे बाय डे देनी पड़ रही है, कुछ हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस है, बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए हमें पता है हमें इतने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए. सो इन सभी कैपिटल की जो जरूरत पड़ेगी उनसे हम रेगुलर वर्किंग कैपिटल कहेंगे, राइट? अब नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. So this is meant to meet the seasonal requirements, as I have mentioned earlier, of the business, and it is used to raise the volume of production by improvement or the extension of machinery. And this is the mostly short-term capital, and this is also called as variable working capital. Remember the name, variable working capital. Now, सपोज एक जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, एक गारमेंट फैक्ट्री है या फिर एक गारमेंट कंपनी है. वो गारमेंट कंपनी जैसे पूजा वेकेशन या फिर अदर जो फेस्टिवल सीजन आता है उस टाइम हम जानते हैं कि कपड़ों की सेल ज़्यादा होती है. तो अगर वो कंपनी वो एक सीजनल एक्सपेंसेस में जो एक एक्सेसिव उसे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो एक एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उस कैपिटल को हम फ्लक्चुएटिंग या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहेंगे, राइट? the to meet the seasonal requirement of the business, and it is used to raise the volume of production by improvement, यानी अपने प्रोडक्शन को ज्यादा करेगी, और या फिर एक्सटेंशन ऑफ मशीन, यानी वो पहले 2 मशीन पे काम करती थी, अभी उसे और 2 मशीन की जरूरत है, या फिर 4 पहले लेबर्स काम करते थे, अभी 5 लेबर्स की जरूरत है. जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल हमारा यूज हो रहा है उससे हम फ्लक्चुएटिंग या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहेंगे. नेक्स्ट है हमारा reserve margin working capital. It represents the amount utilized during the contingencies to maintain the business. Expenses arises due to inflation, depression, slumps, earthquakes, strikes, layoff, and unavoidable competition among others come under this. यानी ये सारे रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल हमारा ऐसा है जो अनसर्टेनिटी है, जो अनसर्टेन थिंग्स है, उसको टेक ऑफ करने के लिए या फिर उसको हैंड ओवर करने के लिए हमें जो जिस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, सपोज आज स्ट्राइक हो गया तो कंपनी में एक प्रोडक्शन फेलियर हो गया, या फिर कल हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? सो इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसे हम रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल कहेंगे. नेक्स्ट है हमारा परमानेंट एंड टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे समझते हैं. ऑपरेटिंग साइकिल क्रिएट्स द नीड फॉर करेंट एसेट्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज to exist. Here, a distinction should be drawn between the temporary and a permanent working capital to explain the term continuity. Okay, Tandon Committee termed the permanent working capital as the core current asset. Remember this line. Tandon Committee termed the permanent working capital as the core current asset. Okay, the activity of firm do not end after the realization of cash from the customer. The magnitude of working capital required is not constant but keep fluctuating, and a certain minimum level of working capital is necessary on continuous and uninterrupted basis. This kind of requirement should be met permanently as with the other fixed assets, and this requirement is referred as the permanent or the fixed working capital, which means सपोज कंपनी सेल कर रही है कोई भी प्रोडक्ट अपने क्रेडिटर को या फिर अपने डेटर को या फिर कस्टमर को क्रेडिट सेल से या फिर कैश सेल से, तो हमें जो कैश रिकवर्ड हो जा रहा है कस्टमर से, जो हमें कैश रियलाइज हो जा रहा है, वहीं पे हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होती, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है. हमें कैश मिला, फिर हमने पुट किया, दूसरे खर्चे एक्सपेंसेस बॉन्ड किए, सो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए. सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हम एक दुकानदार है, हम पहले दिन अगर 100 रुपए लेके अगर दुकान बिजनेस करने जा रहे हैं, अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने जो भी कमाई की हमें नेक्स्ट डे किसी वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑफ कोर्स हमें जरूरत पड़ेगी. जैसे हमें खुले घुमाने होते हैं
किसी ने 100 रुपए का नोट दिया, हमसे 20 रुपए का सामान खरीदा, तो हमें 80 रुपए उसे घुमाने पड़ेंगे। वैसे ही हमें कुछ एक कैश की जरूरत पड़ती है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए, जो हमेशा बिजनेस में चाहिए होता है। इस टर्म को ही हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, राइट। एंड एनी अमाउंट ओवर एंड above द परमानेंट लेवल इज नोन एज टेम्पररी, फ्लक्चुएटिंग और द वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, राइट। इस एक लिमिट से एक्स्ट्रा, जैसे हम डेली 100 रुपए लेके जा रहे थे दुकान खोलने, अब सपोज अगर हमें किसी दिन 200 रुपए ले जाने पड़ रहे हैं, सपोज दिवाली का सीजन है, तो उस टाइम हमें पता है हमें ज्यादा खुले की जरूरत पड़ेगी, तो हम ज्यादा खुले पैसे ले जाते हैं, राइट। तो हम एक ओवर लिमिट, अपने लिमिट से एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं 200 100 रुपीज, राइट। सो ये जो एक्स्ट्रा है, जो परमानेंट लेवल से एक्सेस है, इसी को हम टेम्पररी या फिर फ्लक्चुएटिंग या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। The position of required working capital is needed to meet the fluctuations in demand consequent upon the changes in the production and the sales as a result of seasonal changes. जैसे कि मैंने अभी explain किया, and the important point is both kind of working capital are necessary to facilitate the sale proceeds throughout the operating cycle. यानी हमें 100 रुपए की भी जरूरत पे है, हमें 200 रुपए की भी जरूरत है, अकॉर्डिंगली हमें वर्क एक्ट करना पड़ेगा, और इन्हीं सभी चीजों को हम एक साथ कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल. The long-term working capital represents the amount of funds needed to keep a company running in order to satisfy the demand at the lowest point. The workforce may not be retrenched. We may have to sell all the inventories whenever the demand declines due to the temporary reason. Therefore, the value which represents the long-term working capital stays with the business process all the time, and it is for all the practical purpose known as permanent fixed assets also. So long term working capital, suppose हमारा जो बिजनेस है उसमें हमें पता है कि ये जो आज हमने 10,000 रुपए पुट किए, वो हमें लॉन्ग टर्म में हमें रिकवर होंगे, राइट। वो 10,000 रुपए बिजनेस हमारे में डेली ऑपरेशंस को चलाने के लिए हमें वो 10,000 रुपए की जरूरत है। तो ये जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कल हमें या फिर परसों हमें वो 10,000 रुपए वापस मिल गए, या फिर घूम फिर के पैसा हमारे पास ही आ गया। बल्कि वो 10,000 रुपए हमारे बिजनेस में ही रहेगा, बट हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हैंड जिसे कहते हैं। सपोज जो आज हमने पैसा रॉ मटेरियल में डाला, कल वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, देन फिनिश गुड्स, देन डेटर्स, देन हमारे पास अगेन रिकवर होके हमारे पास कैश में आ जाएगा। देन अगेन सेम प्रोसेस, हमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, देन डेटर, इस तरीके से वो पैसा हमारे बिजनेस में फंसा रहेगा, हम कह सकते हैं। सो इस तरीके के पैसे को या फिर इस तरीके के वर्किंग कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल कहेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल varies directly with the level of activity achieved by a company. It also changes from one form to another form, from cash to inventory, from inventory to debtor, and from debtor back to the cash. It may not always be gainfully employed, and temporary working capital should be obtained from such sources which will allow its return when it is not in use. यानी शॉर्ट टर्म, हमें सपोज हमने 10,000 रुपीज की रॉ मटेरियल में हमने पुट किया, राइट। तो हमें जरूरी नहीं है हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में भी हमारे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, वहां पे उसका लेवल चेंज हो सकता है, क्योंकि जितना हमने सपोज 5,000 क्वांटिटी हमने पुट की, राइट, 5,000 क्वांटिटी हमने रॉ मटेरियल की पुट की, तो जरूरी नहीं है हमारे 5,000 ही हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, या फिर 5,000 ही हमारा फिनिश गुड हो जाएगा, या फिर 5,000 ही हमारा सेल होगा, राइट। उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, राइट। सो उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें जिस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी फॉर द शॉर्ट टाइम, फॉर द शॉर्ट टर्म, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल. नाउ one of the important topic is what is gross working capital and what is net working capital, right. Let us first discuss the gross working capital. So gross working capital refers to the firm's investment in the current assets. Remember this thing, current asset. Current assets are those assets which can be converted into cash within an accounting year and includes cash, short-term securities, debtors, bills, receivables and stock. जैसा कि हम जानते हैं current assets क्या, हमने पहले ही पढ़ा है. So ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे करंट एसेट्स में है, राइट. सो दिस इज नोन एज
gross working capital, that is consist of total of current assets. Remember, only current assets. Now, net working capital. This is a very important topic and very important key factor for the business. Net working capital. So net working capital refers to the difference between the current assets and the current liabilities. So net working capital is equals to current assets minus current liability. This is very important. Remember this. Current assets and net working capital equals to current assets and minus current liabilities, whereas gross working capital is equals to only current assets. And net working capital can be positive or negative. A positive net working capital will arise when the current assets exceeds the current liability, whereas the negative will be arise when the current liabilities exceeds current assets. Suppose हमारी current assets 100 है and हमारे current liabilities 80 है, तो हमारा net working capital पॉजिटिव में आएगा, that will be 20. and suppose हमारा current assets 80 है और हमारी current liabilities 100 है, तो हमारा net working capital नेगेटिव में आएगा, so that will be a negative working capital, that is our negative working capital will be 20. Okay, so gross working capital concept focuses attention on the two aspects of the current asset management, and these two aspects are: first is how to optimize investment in the current asset, and how should the current assets be financed. Remember these 2 points: how to optimize investment in the current assets, and the number 2 is how should current assets be financed, right? So हम अपने current assets को कैसे finance करेंगे and हम अपने current assets में investment को optimize कैसे करेंगे. Both the questions are important for the management for decision making, right? Now, which is more important? So both net and gross working capital are important and they have equal significance from the management point of view. हमें दोनों की जरूरत है, हमें gross working capital concept की भी जरूरत है, हमें net working capital concept की भी जरूरत है. अब एक और हमारा बचा है क्राइटेरिया वर्किंग कैपिटल का, जो कि है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. सो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज अ साइन that the company may be facing bankruptcy, serious financial troubles, and many organizations in the past face some serious situations, right? So negative working capital, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही है, हमारा रिक्वायरमेंट अगर नेगेटिव में चल रहा है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है डे टू डे बिजनेसेस को मीट करने के लिए, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, तो उस टाइम हमारा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव कहलाएगा, दैट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. तो इस सिचुएशन में क्या हो सकती है? हमारे बैंक्रप्सी हो सकती है, हमें सीरियस फाइनेंशियल ट्रबल्स हो सकते हैं, हमारा बिजनेस बंद भी हो सकता है, राइट? तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है किसी भी कंपनी में. एंड पास्ट में बहुत सारे कंपनी इस बेसिक एक वर्किंग कैपिटल के लिए वो मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, राइट? आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास है वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज, राइट? इसके अंडर हमारे पास दो पॉलिसीज हैं, विच आर कंजर्वेटिव करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज अग्रेसिव करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी. तो एक एक करके समझते हैं. कंजर्वेटिव करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी कहती है इट रिलाइज लेस ऑन शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंसिंग एंड मोर ऑन लॉन्ग टर्म सोर्सेस, राइट? ये शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंसिंग पे कंजर्वेटिव पॉलिसी में लेस हम जाएंगे, जबकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे हम ज्यादा डिपेंड करेंगे. इसका रिजल्ट क्या होगा? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द फर्म टू बी अनेबल टू रीपे शॉर्ट टर्म डेट पीरियडिकली. हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे लेस रिलाई करेंगे, हमारा रिस्क कम हो जाएगा कि हम रीपे कैसे करेंगे शॉर्ट टर्म डेट्स पीरियडिकली. बट इट इनहेंसेस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. बट जबकि हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे ज्यादा रिलाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा अग्रेसिव करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी एंड इट रिलाइज हेवीली ऑन शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंसिंग. यानी कंजर्वेटिव का अपोजिट है अग्रेसिव. कंजर्वेटिव में हम शॉर्ट टर्म पे लेस रिलाई करते थे, जबकि अग्रेसिव में हम शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाई करेंगे and seeks to reduce the dependence on long term financing. जैसा कि हम कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म पे ज्यादा डिपेंड करते थे, बट अग्रेसिव में हम शॉर्ट टर्म पे ज्यादा डिपेंड करेंगे, जबकि लॉन्ग टर्म पे हम अपना डिपेंडेंस कम करेंगे.
तो जिसका रिजल्ट क्या होगा, इट एक्सपोजेस अ फार्म टू अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क। हम शॉर्ट टर्म पे अगर ज्यादा डिपेंड करेंगे तो हमारा रिस्क भी ज्यादा होगा, बट reduces the average cost of financing. It reduces the average cost of financing क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पे कम रिलाई कर रहे हैं, सो देयर बाय इट रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट्स। आई होप क्लियर है। एक बार फिर समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव में हम शॉर्ट टर्म पे कम रिलाई करेंगे एंड लॉन्ग टर्म पे ज्यादा रिलाई करेंगे, राइट। लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड अग्रेसिव में हम शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाई करेंगे, इसे मैं डबल टिक दे देता हूँ। और लॉन्ग टर्म पे हम कम रिलाई करेंगे, जबकि हम कंजर्वेटिव में ज्यादा रिलाई करेंगे। यानी शॉर्ट टर्म में सॉरी कंजर्वेटिव में हम शॉर्ट टर्म पे कम रिलाई करेंगे और लॉन्ग टर्म पे ज्यादा रिलाई करेंगे, एंड अपोजिट अग्रेसिव में हम शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाई करेंगे जबकि लॉन्ग टर्म पे कम रिलाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ऑपरेटिंग साइकिल। सो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? सो ऑपरेटिंग साइकिल इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल साइकिल। Okay, it is also known as working capital cycle. It is a difference, it is a time difference between a firm's outlay on raw materials, wages and other expenditures and inflow of cash from the sale of goods, right? This concept is important for the management of cash and management of working capital. The longer the operating cycle, more are the financial resources required by the firm. सो ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या है, पहले इसे हम समझते हैं। सो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली अगर आज हमारे पास 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज अगर हमारे पास कैश है और हम कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हैं अपने फार्म में, तो इस 1000 रुपीज को अगर हम जाके रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, हमने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, देन उसे हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया, हमारा रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में जाने के बाद देन हमारे पास फिनिश गुड्स आ गए। देन इस फिनिश गुड को हमने सेल कर दिया और सेल करने के बाद जो हमारा अमाउंट रिकवर होगा, रिकवर होके जो हमारे 1000 रुपीज थे उसके अगेंस्ट में हमें 1000 भी मिल सकता है, 1200 भी मिल सकता है, या फिर हमें लॉस भी हो सकता है, हमें 800 भी मिल सकता है, राइट। सो ये जो टोटल एक साइकिल है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं से घूम के वहीं पे आ गए हम। हमने कैश से स्टार्ट किया था एंड एट द एंड हमें जो कैश मिला या फिर हमारे जो पैसे मिले, ये जो एक टोटल साइकिल है इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। सो इस साइकिल में क्या क्या एलिमेंट्स है, राइट। और ये साइकिल जितनी बड़ी होगी यानी हमें रिकवर होने में, सपोज अगर हमें रॉ मटेरियल खरीदने में 3 महीने लग रहे हैं, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में 2 महीने लग रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में हमें 4 महीने लग रहे हैं, देन प्रोडक्ट को सेल करने में और 2 महीने लग रहे हैं, देन सेल किए हुए गुड्स से हमें पैसे रिकवर करने में और 2 महीने लग रहे हैं। सो राइट, तो हमारी जो ये टोटल मंथ्स की जो कैलकुलेशन है, जो हमारा टोटल टाइम पीरियड आएगा वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। और ये साइकिल जितना छोटा होगा उतना कंपनी के लिए आसानी होगी, उतने उसे कम पैसे की जरूरत होगी। सपोज एक दुकानदार है जो 100 रुपीज लेके जा रहा है अपना दुकान करने, राइट। एंड वो जो भी सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे उसके पास एटलीस्ट 100 रुपए बच रहे हैं, राइट। सो उसे एक एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है, वो उसके पास जो 100 रुपए बचे उसी 100 रुपए से वो नेक्स्ट डे भी बिजनेस कर सकता है, तो जिससे एक्स्ट्रा कहीं से और मनी लेने की जरूरत नहीं है। उस 100 रुपए से वो फिर नेक्स्ट डे बिजनेस करेगा। बट अगर वो 100 रुपए लेके जा रहा है और उसके पास वो जब घर लौट रहा है तो उसके पास अगर सिर्फ 80 रुपीज बच रहे हैं, तो उसे एक्स्ट्रा 20 रुपीज पुट करने की यहाँ पे जरूरत है ताकि उसके पास 100 रुपए हो, क्योंकि उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 रुपीज है पर डे। तो उसे एक्स्ट्रा 20 रुपीज पुट करने पड़े क्योंकि उसकी जो मनी है वो रिकवर नहीं हो रही है, यानी उसकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा लंबी है। मैन्युफैक्चरिंग केसेस में क्या होता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल में लेते हैं, रॉ मटेरियल से जब वर्क इन प्रोग्रेस में, देन फिनिश गुड्स, देन डेटर, देन कन्वर्ट होता है वो कैश में। सो ये टाइम पीरियड जितना फास्ट होगा, जितने जल्दी वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो, जितनी जल्दी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, देन वो वर्क इन प्रोग्रेस में जितनी जल्दी आएगा, जितनी जल्दी उससे हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर लेंगे, उन फिनिश गुड्स को जितनी जल्दी हम सेल कर लेंगे और जितनी जल्दी सेल करके हमारे पास हमारा मनी रिकवर हो जाएगा, उतनी ही हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, राइट।
So the longer the operating cycle, the more financial resources required by the firm. एंड ऑपरेटिंग साइकिल्स में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे हमारा आएगा R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। एंड ये सारे क्या है, ये सारे हैं हमारे R स्टैंड्स फॉर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, W स्टैंड्स फॉर वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, F स्टैंड्स फॉर फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, D is the receivables, that is data collection period, and C is the credit period allowed by the supplier or the creditors. Therefore, the management has to remain cautious that the operating cycle does not become too longer. यानी ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम आज पैसा पुट कर रहे हैं, उसको अल्टीमेटली ये सारे प्रोसेस होके रिकवर होने में अगर हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो हमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब इन सभी को समझ लेते हैं। सो आर मतलब रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल खरीदने में कितनी टाइम लग रही है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम लग रहा है, उसे कन्वर्ट होने फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, देन हमने अगर क्रेडिट में सेल किया है तो हमें डेटर से कलेक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है। बट यहाँ पे कंपोनेंट है माइनस सी। तो व्हाट इज माइनस सी, हमने सी को क्यों माइनस किया, बाकी सबको तो ऐड कर दिया बट सी को क्यों माइनस किया। तो सी है क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर और द क्रेडिटर, यानी हमने जिससे अपना सामान खरीदा है वो हमें जितने महीनों का या फिर जितने दिनों का क्रेडिट पीरियड हमें अलाउ कर रहा है। सपोज इन सभी का टोटल हमारा 120 डेज आ रहा है, राइट, 120 डेज आ रहा है। और मतलब हमारे रॉ मटेरियल को खरीद के वर्क इन प्रोग्रेस देन फिनिश गुड्स देन डेटर से कलेक्शन करने में हमारा टोटल 120 डेज का टाइम लगता है। और हमने जिससे सामान खरीदा है, हमारा जो क्रेडिटर है वो अगर हमें 50 डेज का हमें अगर क्रेडिट पीरियड अलाउड करता है तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मतलब नेट ऑपरेटिंग साइकिल अपना 70 डेज का आ जाएगा, राइट। यानी हमें भी तो किसी ने अलाउ किया, जैसे हम किसी डेटर को अलाउ कर दे कि भैया इतने दिनों में पैसा दे देना, वैसे हमें भी किसी ने अलाउ किया है कि भैया इतने दिनों में पैसा दे देना। तो इस पीरियड को हम माइनस कर देंगे अपने ऑपरेटिंग साइकिल से। सो आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग इज needed to maintain the operating cycle by the net profits generated internally or by the externally borrowed fund or by the combination of these two, right? The duration of operating cycle depends upon the nature of business, right? अब अगर हम कच्चे सामान की बात करें, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, इन सभी की बात करें तो इनकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ही छोटी होती है। बट अगर हम गारमेंट्स कपड़ों की बात करें तो इनकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होती है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर बात करें या फिर जो हार्डवेयर कंप्यूटर्स वगैरह हैं, इनकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होती है क्योंकि ये ज्यादा दिन तक चलते हैं, राइट। जबकि सब्जियां 2 4 10 दिन से ज्यादा सब्जियां फल वगैरह नहीं चलते, तो इनकी ऑपरेटिंग साइकिल कम हो गई। जबकि जो लॉन्ग ड्यूरेशन गुड्स है उनकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होगी। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, ओके। So the stages of operating cycle may be shown as follows manner. सबसे पहले अगर हमारे पास cash है, that is the ultimate stage. So in the first stage, raw materials, the period of turnover of raw material stocks. Then stage 2 is the stock in progress, that is period in production, यानी production करने में हमें कितना time लग रहा है। Then stage 3 is the finished good, that is period turnover of finished goods convert करने में कितना time लग रहा है। Then stage 4 is sundry debtors, that is period of collection from the customers, right? यानी customer से collect करने में कितना time लग रहा है। Then it will directly go to the cash, then हमारा amount cash में convert हो जाएगा, right? I hope ये stages आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। Now working capital may be solved with the following equation also, which is C plus operating cycle divided by number of working days in the period into cost of goods sold, where the C is the cash balance required, OC is the operating cycle, and COGS is the estimated cost of goods sold, right? So हमें अगर वर्किंग कैपिटल हमें अगर निकालनी है, हमें वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, सो इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, जो कि है सी यानी कैश बैलेंस हमें कितनी रिक्वायर्ड है, प्लस ऑपरेटिंग साइकिल, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों का या फिर कितने महीनों का है, उसे हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द पीरियड से डिवाइड करेंगे एंड कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल सकता है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। So financing of working capital.
The classification of working capital can be done in two ways. So first one is permanent working capital and the second one is temporary or the variable working capital. So हम जो वर्किंग कैपिटल हमारी जो ज़रूरत है उसको हम फाइनेंस कैसे करेंगे, यानी कौन से सारे सोर्सेस होंगे जहाँ से हम अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे. सो बेसिकली दो चीज़ें हैं इसमें, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं देखते हैं. द फर्स्ट वन इज ओनर्स फंड or the equity stock, preference stock is good as the main source to provide the permanent working capital. यानी owners fund या फिर equity या फिर preference stock, ये सारे चीजें हैं जिनसे हम अपने वर्किंग कैपिटल की परमानेंट नीड को फाइनेंस कर सकते हैं. The second one is bond financing, which has a fixed maturity period and ultimately the repayment has to be made, right? And the third one is term loans from the bank or the financial institutions. Whereas the fourth one is short-term borrowing is also a source of working capital finance on a permanent basis, right? यानी परमानेंट बेसिस पे भी हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के थ्रू अपने वर्किंग कैपिटल की नीड को फाइनेंस कर सकते हैं. आगे देखते हैं. आगे हमारे सोर्सेस ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, यानी हम अपने वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को किन सारे सोर्सेस से फाइनेंस कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज ट्रेड क्रेडिटर्स. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, हमसे क्रेडिटर्स को हमने जिनसे सामान खरीदा है उनसे जो जिस टाइम पीरियड का हमें ग्रांट मिलेगा कि इतने टाइम पीरियड में आप अपने पैसे पे कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड हमारे लिए एक सोर्स ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहलाएगा. यानी उस समय के लिए सपोज अगर हमने 10,000 रुपए का सामान लिया है, उसने हमें कहा है कि 3 महीने बाद देना, राइट? तो ये 3 महीने के लिए ये 10,000 रुपए हमारा एक वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के थ्रू के रूप में हम यूज कर सकते हैं, राइट? उसके एक वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का ये सोर्स हो सकता है फाइनेंस करने का. सेकेंड वन इज बैंक लोन, यानी बैंक से हमने जो लोन लिया है उसके थ्रू हम फाइनेंस कर सकते हैं. Next one is commercial paper is a short-term money market instrument which is used in the form of the promissory note for a fixed maturity period, right? The fourth one, which is depreciation. This is a very important concept. Depreciation as a source of working capital. Now, usually the entire amount deducted towards depreciation on fixed assets is not invested in the acquisition of the fixed assets, and it is saved and utilized in the business as working capital, right? This is also a temporary source of working capital so long as acquisition of fixed asset is deferred. अब ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन को कैसे कह रहे हैं कि हमारा एक वर्किंग कैपिटल का सोर्स है. सपोज हमारे पास एक मशीनरी है, उस मशीनरी पे हम सर्टेन सपोज 10% के से हम उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. तो 10% के थ्रू चार्ज करने पे हमारा एक पर्टिकुलर डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है जो पर ईयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर सपोज मान लेते हैं 10,000 रुपीज. सो एक्चुअल में क्या ये हमें मतलब ये हमारा खर्च हो रहा है? नहीं, इट इज अ नॉन कैश आइटम. एज वी नो डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम. तो ये जो 10,000 रुपए हैं, एक्चुअली ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं हमारे 10,000 रुपए जो डिप्रिसिएशन है, राइट? तो इस 10,000 रुपए को जो हमने मशीनरी के डिप्रिसिएशन के लिए काटा है, उस 10,000 रुपए को हम शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, so it is a temporary source of working capital so long as the acquisition of fixed asset is deferred. यानी जब तक ये मशीनरी के अगेंस्ट में हम दूसरा एक मशीनरी या फिर दूसरा एक फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीद ले रहे हैं, तब तक ये जो 10,000 करके हम डिप्रिसिएशन कट कर रहे हैं, उस 10,000 को हम एक सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए. The next one is tax liabilities and deferred payments of taxes is also a source of working capital. Taxes are not paid from day to day, but estimated liability for tax is indicated in the balance sheet. यानी हमने जो टैक्स के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करके रखी है, टैक्स लाइबिलिटी के लिए जो प्रोविजन क्रिएट करके रखा है, उसको भी हम एज अ सोर्स ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के थ्रू फाइनेंस कर सकते हैं. इसके अलावा अदर मिसलेनियस सोर्सेज एज द डीलर्स डिपॉजिट, कस्टमर एडवांस एक्सेट्रा. यानी सपोज हमने किसी कस्टमर ने हमें 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा एडवांस में पे कर दिया हमें,
तो उस एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज को हम वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड एंड विच इज अ सोर्स ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, राइट? Again, what is working capital leverage? So, working capital leverage refers to the way in which a firm's profitability is affected in part by its working capital management. The profitability of a firm is affected when the working capital is varied relative to sales but not in the same proportion. If the flow of funds is interrupted due to the different reasons, the turnover of working capital decreases as does the rate of return on investment. And the working capital management should enhance the productivity of the current assets. This correlates the working capital with rate of return on investment, right? And the ROI is a product of two factors, assets turnover and the profit margin. If either of these ratios can increase, the ROI will increase, that is rate of return will increase to a great degree and also demonstrate this. Okay, आगे बढ़ते हैं. So there are three motives of cash. Cash के three motives है. According to the James Keynes, cash has three motives. The first one is transactional motive, the second one is speculative motive, and the third one is contingency motives. So हमें cash की जरूरत क्यों है? हम क्या है basically क्यों हमें चाहिए cash? So according to the James Keynes, there are three motives. First one is transactional, which says this is the most essential motive for holding the cash because cash is the medium through which all the transactions of the firm are carried out. For example, purchase of capital goods like plant and machinery, purchase of raw material, components among all other things, right? So transaction करने के लिए हमें cash की जरूरत पड़ेगी. So cash की basic motive, first motive है transactional motive. The second one is speculative motive. Since the cash is the most liquid rent asset, it has the maximum potential of value addition to a firm's business in two forms. First one is originating and the second one is terminal point of operating cycle, right? And also known also as the opportunity cost. Idle cash becomes a liability rather than an asset. Efficient firm seeks to deploy surplus cash in the short term investment to get better returns. Suppose हमारे पास एक जो हमने पढ़ा था आइडल वर्किंग कैपिटल के समय, ये सपोज हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ मनी है, एक्स्ट्रा हमारे पास कैश है, तो उस कैश को अगर हम सही से एफिशिएंटली यूज नहीं करेंगे तो उसका एक कॉस्ट आएगा हमारे ऊपर, राइट? सो इसके अगेंस्ट एफिशिएंट फर्म्स सीक्स टू डिप्लॉय द सरप्लस कैश इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. तो एफिशिएंट फर्म्स क्या करेंगे, उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देंगी टू गेट बेटर रिटर्न्स, राइट? दिस इज ऑल्सो कैश इज ऑल्सो यूज फॉर द मोटिव ऑफ स्पेकुलेशन, राइट? And the third one is contingency motive. This motive of holding cash takes into account the element of uncertainty associated with any form of business. मतलब business में जो सारे uncertain things है उन सभी को take over करने के लिए या फिर handle करने के लिए भी हम cash की जरूरत पड़ती है. So cash के ये सारे तीन motive है. First one is transactional motive, second one is speculative motive, and the third one is contingency motive. Okay. अब हम समझते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस मैनेजमेंट क्या होता है. सो द अमाउंट ऑफ मनी which is withdrawn from the deposit in such a way that the cost of withdrawal is optimally balanced with those of interest foregone by holding the cash, right? समझते हैं. So the amount of money is withdrawn from the deposit in such a way that the cost of withdrawal is optimally balanced with those of interest foregone by the holding cash. Suppose हमारे पास 10,000 रुपीज है, ओके. तो इस 10,000 रुपीज में से हमें कुछ सपोज 5,000 रुपये विड्रॉ करनी है, राइट? तो इस 5,000 रुपीज को हम इस वे में विड्रॉल करेंगे इन सच अ वे, विड्रॉल फ्रॉम द सच डिपॉजिट इन सच अ वे दैट द कॉस्ट ऑफ विड्रॉ करने की हमारी जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमली बैलेंस्ड हो दोज ऑफ इंटरेस्ट फॉर होल्डिंग द कैश. मतलब अगर हमारे पास बैंक में 10,000 रुपीज है, हमें 5,000 विड्रॉ करना है, राइट?
इस 5000 विड्रॉ करने के लिए सपोज हमारे सर्टेन एक चार्ज लग रहा है, वो चार्ज हमारे इस कैश को होल्ड करने से जो इंटरेस्ट मिलता उसके साथ ऑप्टिमली बैलेंस्ड हो। सपोज इस 5000 अगर हम बैंक में रखते तो हमें सपोज से 10 रुपीज का या फिर 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। ओके, 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, और हम अगर 5000 बैंक से जाके विड्रॉल करेंगे तभी भी सपोज हमें विड्रॉल चार्ज 100 रुपीज लगेंगे। तो ये दोनों का जो बैलेंस है उसे ही हम कहेंगे ऑप्टिमल कैश बैलेंस मैनेजमेंट, राइट। हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, वो कैश की रिक्वायरमेंट या हम बैंक में रखें या फिर हम विड्रॉ करके अपने पास कैश में रखें, इसे ही हम कहते हैं ऑप्टिमल कैश बैलेंस मैनेजमेंट। द मॉडल इज ऑलमोस्ट सेम एज द इकोनॉमिकल स्टॉक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, जिसे हम ईओक्यू मॉडल भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। And this is called the William J. Baumol model for optimal cash balance management. And what is the formula of this? The formula of this is 2 into TB by I, and the T stands for projected cash requirement, whereas the B is the conversion cost per lot, and whereas I is the interest earned on marketable securities per annum. Okay, so remember this formula. Root over 2 into TB by I, where the T stands for projected cash requirement, यानी हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट है। B is the conversion cost per lot में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, एंड डिवाइड करेंगे उसे हम I से, सो इंटरेस्ट अर्नड ऑन द मार्केटेबल सिक्योरिटी पर एनम, यानी ईयरली हमारा इंटरेस्ट कितना अर्न हो रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा ईओक्यू, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। दिस इज also a very important topic. So inventory level can be managed by adopting EOQ. This model determines the order size that will minimize the total inventory cost, and according to this model there are 3 parameters are fixed for each item of this inventory. हम पहले से ही जानते हैं EOQ मॉडल के बारे में, आज थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे। सो इसके 3 पैरामीटर्स है। Minimum level of inventory is to be kept after accounting for a usage rate of that the item and time lag in procuring that item and contingencies, right? The second is the level at which the next order for the item must be placed to avoid the possibility of stock out, यानी हमारा stock out ना हो जाए, उस चीज को हम maintain करके चलेंगे। The third one is the quantity of the item for which their order must be placed, यानी कितने क्वांटिटी की हमें ऑर्डर प्लेस करनी है, राइट। अब इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। द ऑप्टिमम इन्वेंट्री is given by this formula. EOQ equals to 2AO root over 2AO by C, where the A stands for total annual requirement of the item, यानी annually हमें total कितनी जरूरत है उस आइटम की, multiplied with O, that is ordering cost per order of that item, and C is the carrying cost per unit per annum, यानी हमें carrying cost कितनी पड़ रही है per annum उस आइटम के लिए पर एनम में। ओके, तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं हमारा ऑप्टिमल इन्वेंट्री कितना है। दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितनी ऑर्डर हमें, कितनी क्वांटिटी में हमें ऑर्डर देनी चाहिए जो हमारे लिए एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली इफेक्टिव होगी। ओके, आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।